गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। साथ ही अपने उन दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को फिर स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे हार्डनेस ऑफ वाटर। आपने देखा होगा या आपने सुना होगा लोगों से कि कभी कभी कुछ वाटर ऐसे होते हैं, जब उसमें सोप डालिए, साबुन डालिए तो झाग नहीं फॉर्म होता। तो बेसिकली हम वही पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक वाटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण जब सोप डालते हैं वाटर में तो लेदर, जिसको बेसिकली झाग बोलते हैं, उसका फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इसी को बोलते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर। और ये इसलिए होता है क्योंकि जो कैल्शियम 2+ एंड मैग्नीशियम 2+ के जो आयंस होते हैं, ये सोप से रिएक्ट करके एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स फॉर्म करते हैं, जिसको बोला जाता है स्कम। अब आप जानिए सोप क्या होता है। सोप सोडियम और पोटेशियम का एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होता है, जैसे C17H35। ये देखिए आपका ये लॉन्ग चेन हो गया, और ये आपका क्या हो गया, सोडियम एंड पोटेशियम का साल्ट हो गया। तो ये क्या है बेसिकली, जब इसको वाटर में डाला जाएगा, अगर वाटर में कैल्शियम 2+ एंड मैग्नीशियम 2+ आयंस प्रेजेंट हैं, तो ये रिएक्ट करेगा और ये फॉर्म कर देगा आपका इसका C17H35COO ट्वाइस कैल्शियम। ये बेसिकली क्या है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारा क्या था, सोप था। तो जब ये स्कम फॉर्म होगा तो हमारे सोप का क्या है, कंजम्पशन होगा। जब पूरी तरह से जो कैल्शियम आयंस या मैग्नीशियम आयंस सोप वाटर में प्रेजेंट हैं, जब उनका डिसोल्यूशन यानी स्कम के फॉर्म में वो सेटल हो जाएंगे, तो वो वाटर जो है लेदर बेसिकली झाग फॉर्म करने लगेगा। तो लेकिन इसमें ड्रॉबैक क्या है कि हमको ह्यूज अमाउंट ऑफ सोप जो है वेस्ट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट लेदर। अब देखिए हार्ड टाइप्स ऑफ हार्डनेस। ये हार्डनेस दो टाइप की हो सकती है। एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस और दूसरा होता है आपका परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस जिसको बोला जाता है कार्बोनेट हार्डनेस भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं, इनकी प्रेजेंस के कारण होती है वाटर में। वाटर में आपके जब कैल्शियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होता है, तो उस वाटर को बोलेंगे कि ये वाटर टेम्परेरी रूप से हार्ड है। और इसका ट्रीटमेंट आप के जो मेथड है बॉइलिंग। जब आप बॉइलिंग करते हैं तो वाटर में जो आपका ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेजेंट है, तो इनका क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। फॉर्म होगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। और सिमिलर केस होगा विथ मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, जो कि वाटर जिस भी बर्तन में है, जिस भी बकेट में है, वहाँ पे ये सेटल हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड साथ में वाटर फॉर्म होगा। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो बेसिकली रीजन था स्कम फॉर्मेशन का, जिसके कारण सोप का वेस्टेज हो रहा था, वो बेसिकली वो कंपोनेंट्स क्या हो गया, बर्थ वाटर में सेटल हो गया। जब वाटर में सेटल हो गया तो इसकी अमाउंट कम निगलेक्ट हो जाएगा। तो जब भी सोप आप मिलाएंगे तो वो आपको झाग देगा और आप अपने कपड़े को आसानी से धुल सकते हैं। अब इस वाटर में जो फॉर्म हुआ है, इसको आप फिल्ट्रेशन मेथड से क्या कर सकते हैं, इस प्रेसिपिटेट को फिल्टर आउट कर दीजिए। और दूसरा मेथड है क्लार्क मेथड। क्लार्क मेथड में बेसिकली लाइम, लाइम किसको बोला जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम बोला जाता है। तो इसको वाटर में ऐड करेंगे। देखिए वाटर में जब ऐड करते हैं तो आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेगा लाइम से और ये फॉर्म करेगा कैल्शियम कार्बोनेट, जो एक सॉलिड फॉर्म में होगा और ये क्या होगा, सेटल हो जाएगा और साथ में वाटर फॉर्म होगा। अब ये सेटल हो गया, इसको आप फिल्टर आउट कर दीजिए। तो ये दो मेथड थे, बाय बॉइलिंग एंड क्लार्क मेथड, जिसके सहारे आप वाटर की टेम्परेरी हार्डनेस को दूर कर सकते हैं। अब दूसरा हार्डनेस है परमानेंट हार्डनेस। अब परमानेंट हार्डनेस, ये जो नॉन कार्बोनेट्स हार्डनेस भी इसको बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के जो क्लोराइड्स और सल्फेट्स होते हैं, इसके कारण परमानेंट हार्डनेस होती है। अब देखिए, अब इसको ट्रीटमेंट करना है परमानेंट हार्डनेस को, ताकि ये
लेदर फॉर्म करे, उसके लिए हम जो मेथड यूज करेंगे, पहला मेथड है वॉशिंग सोडा मेथड। सोडियम कार्बोनेट डॉट H10H2O, वॉशिंग सोडा जो घरों में आप सोप लाते हैं ना, आपने पढ़ा होगा, सोडियम कार्बोनेट 10H2O इसको बोलते हैं। जब इसको वाटर में ऐड करेंगे तो जो आपका कैल्शियम क्लोराइड है ये रिएक्ट करेगा सोडियम कार्बोनेट से और फॉर्म करेगा कैल्शियम कार्बोनेट, साथ में ये आपका साल्ट फॉर्म हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। उसी प्रकार मैग्नीशियम सल्फेट रिएक्ट करेगा, ये फॉर्म करेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट, एंड कैल्शियम सल्फेट फॉर्म करेगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप देख रहे हैं कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट जो फॉर्म हुआ है ये सॉलिड रूप में रहेगा और ये एक टाइप का प्रेसिपिटेट हो जाएगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। और प्रेसिपिटेट क्या होगा, वाटर में सेटल हो जाएगा, जिसको आप फिल्टर आउट कर देंगे। फिर आपको जो वाटर मिलेगा वो क्या होगा, उसमें कोई भी हार्डनेस नहीं होगी। और दूसरा मेथड है जियोलाइट, जिसको परमुटेटेड मेथड भी बोलते हैं। और इसमें एक जियोलाइट एक सब्सटेंस होता है जिसका यूज किया जाता है, जिसके द्वारा जो कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट प्रेजेंट हैं, इनके जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है इसको एक्सचेंज किया जाता है बाय जियोलाइट। तो ये आप रिएक्शन देखिए, सोडियम Na2Zd प्लस कैल्शियम 2 प्लस, तो यहाँ पे सोडियम ये जो आयन है ये रिप्लेस हो जाएगा आपका कैल्शियम आयन से, तो ये आपका फॉर्म हो गया कैल्शियम जियोलाइट और ये मैग्नीशियम जियोलाइट। तो जो मेन रीजन था अभी तक इसका फॉर्मेशन का वो क्या हो गया, वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये सॉलिड फॉर्म में फॉर्म हुआ इसको आप फिल्टर आउट कर देंगे, और जिसके कारण हार्डनेस जो है, हार्डनेस कॉजिंग जो आयंस थे सोडियम, बेसिकली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, वो क्या हो गए, रिमूव हो गए विद सोडियम आयंस। तीसरा मेथड है काल्गन मेथड। इस मेथड में सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट यूज किया जाता है, Na6P6O18। ये केमिकल फार्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये जान लीजिए काल्गन मेथड में सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट यूज करते हैं, जो बेसिकली कैल्शियम 2 प्लस एंड मैग्नीशियम 2 प्लस जो हार्डनेस काजिंग आयन है उनसे रिएक्ट करके एक सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, जो बेसिकली डिजॉल्व हो जाएगा वाटर में, और जिसके कारण जो अभी तक इसका फॉर्मेशन हो रहा था वो अब नहीं होगा और आपका वाटर परमानेंट हार्डनेस से ट्रीट हो चुका है। और कुछ मॉडर्न मेथड हैं जो आजकल यूज होते हैं आपके घरों में, जो आपने देखा भी होगा, आयन एक्सचेंज रेजिन्स, जिसके जरिए वाटर में जो भी मिनरल्स होते हैं उनको फिल्टर आउट किया जाता है। और दूसरा तरीका है रिवर्स ऑस्मोसिस, जो हम लोगों ने डिस्कस भी कर चुके हैं पहले। अगर आपने अभी तक नहीं देखा होगा तो आपको आगे अगर आप फॉलो करेंगे कंटिन्यूअस तो आप ज़रूर रिवर्स ऑस्मोसिस को भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा बेसिकली क्या होता है, जो भी साल्ट्स डिसॉल्व होते हैं, जैसे आप, मैं थोड़ा सा हिंट आपको समझा ही देता हूँ। जैसे ये आपका कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है और यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेंबर होती है SPM, और ये आपका साल्ट वाला वाटर है, इसमें जो वाटर है तो इसमें साल्टी वाटर है, और इधर आपका फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर। और हम लोग पढ़े हैं कि जो ऑस्मोसिस प्रक्रिया होती है उसमें वाटर का मूवमेंट होता है फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जिधर साल्ट वाटर है और दूसरे साइड आपका फ्रेश वाटर है, तो फ्रेश वाटर के साइड वाटर का कंसंट्रेशन हाई है कंपेयर टू द साल्ट वाटर, तो वाटर मूव करेगा फ्रॉम दी फ्रेश वाटर टू टूवर्ड्स साल्ट वाटर। लेकिन ये तो नॉर्मल ऑस्मोसिस के केस में हो गया, और रिवर्स ऑस्मोसिस के केस में वाटर आपका मूव करेगा फ्रॉम द लो कंसंट्रेशन जहाँ पे है वाटर का टूवर्ड्स हाई कंसंट्रेशन जिधर वाटर का है। तो यहाँ पे वाटर मूव करेगा आपका साल्ट वाले रीजन से आपका जिधर फ्रेश वाटर रीजन है, और ये ऐसे तो करेगा नहीं, तो इसके लिए एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाता है, तब वाटर जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करता है टूवर्ड्स फ्रेश वाटर। अब सोप जो है, अब हम कोई कपड़ा, जैसे आपने झाग आ गए, अब आपने टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस को ट्रीट कर दिया, उसके बाद आपका जो सोप वाटर है अब वो लेदर फॉर्म करेगा विद द सोप। अब लेदर जब फॉर्म होगा तो अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर जो हम कपड़े गंदे डालते हैं वो कैसे साफ़ हो जाता है। जैसे हम कपड़े भिगो के छोड़ देते हैं सोप में, डिटर्जेंट या जो भी आप पाउडर यूज करते हैं,
उसके बाद कुछ टाइम बाद आप जाके जब उसको धुलते हैं तो वो कपड़ा साफ हो जाता है। तो आखिर उसकी मैकेनिज्म क्या है वो हम अब डिस्कस करने वाले हैं। जैसे एक सोप का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल आपका सोडियम स्टीयरेट एक सोप का एग्जाम्पल हमने ले लिया। तो ये आपका C17H35 COO है। ठीक है, जब वाटर में डिसॉल्व होगा तो इसमें दो बेसिकली रीजन फॉर्म होंगे, एक पोलर एक नॉन पोलर। जो आपका ये है COO ये आपका पोलर रीजन होगा और इसको बोलेंगे हाइड्रोफिलिक हेड। अब आपने एक चीज़ पढ़ा होगा बचपन में कि जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर सॉल्यूशन में डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। जैसे अगर कोई कार्बनिक सब्सटेंस है तो जो जैसे ग्रीस है या जो कार्बनिक कंपाउंड्स है सॉल्यूबल में सॉल्यूशन के फॉर्म में उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। उसी प्रकार जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो आयनिक सॉल्वेंट जैसे आपका वाटर उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। तो हाइड्रोफिलिक आपका क्या है, एक आयनिक जो है। तो वाटर जो कि एक आयनिक नेचर का है, क्योंकि वाटर में H2O प्लस होता है, जब डिसॉल्व होगा तो ये क्या बनाएगा, 2H प्लस बनाएगा, O2 माइनस बनाता है, तो ये आयनिक नेचर का हो गया। तो इसलिए COO माइनस या Na प्लस ये आपका वाटर में डिसॉल्व होगा। और हाइड्रोफोबिक जो कि नॉन पोलर है, ये जो कार्बन 17 हाइड्रोजन 35 की जो लॉन्ग चेन है फैटी एसिड की, इसको क्या बोलेंगे, नॉन पोलर। और ये किस में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर जो सॉल्वेंट होगा। और जब आप कपड़ा डालते हैं गंदे कपड़े, तो आपका जो गंदा कपड़ा है ना वो बेसिकली क्या है, एक कार्बनिक कंपाउंड से, वो उसमें हो सकता है ऑयल के कारण गंदा हो या ग्रीस हो या डस्ट हो, तो ये क्या है, एक तरह से कार्बनिक तो वही कंपाउंड है। तो इनका डिसोल्यूशन इस नॉन पोलर वाले रीजन में होगा। और आप इसको याद करने का तरीका है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिया आप पढ़ते हैं जब कुत्ता काट लेता है तो रेबीज वायरस के कारण आपको क्या हो, मतलब आपको नहीं, भगवान न करे आपको हो कभी, तो जिसको भी मतलब काटता है तो उसको क्या होता है, हाइड्रोफोबिक पर्सन, वाटर से डर लगने लगता है पर्सन को। तो हाइड्रोफोबिक वाला जो टेल रीजन होगा जो नॉन पोलर है वो वाटर से क्या करेगा, दूर जाएगा, लेकिन ग्रीस जो भी डस्ट होगा उससे क्या करेगा, उसके पास जाएगा, अट्रैक्ट करेगा वहाँ से जो है। अब ये देख सकते हैं ये एक स्ट्रक्चर है, यही C17 अगर आप देखना चाहें तो ये देखिए, ये आपका C17H35 वाला रीजन है जो कि लॉन्ग चेन है। और ये आपका हाइड्रोफिलिक हेड है जिसको आप बोलेंगे COO माइनस या Na प्लस, ये आपका हाइड्रोफिलिक हेड है। अब एक कॉन्सेप्ट है, जैसे ही आप सोप को डालेंगे फिर उसके बाद आपने कपड़ा डाल दिया। अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि आपका कपड़ा जो है थोड़ा सा सोप डालिए और उसी में साफ हो जाता है, ऐसा तो होता नहीं। आपको एक कुछ अमाउंट का सोप डालना पड़ता है ना, तभी तो बढ़िया जो है, जो ग्रीस है या जो भी डस्ट है उसके अराउंड मिशेल का फॉर्मेशन होता है। अब आपका क्वेश्चन आएगा सर ये मिशेल फॉर्मेशन क्या है। देखिए आप अभी ये समझ लीजिए कि जो मिशेल फॉर्मेशन है, ये जब सोप का आप एक सर्टेन कंसनट्रेशन डालते हैं मिनिमम, तब जो है सोप मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या होंगे, वो एग्रीगेट करके एक स्फेरिकल शेप बना लेते हैं अराउंड दी डस्ट। ये जैसे आपका ये सोप मॉलिक्यूल्स है, ये कुछ जैसे ये क्या होगा, ऐसे ऐसे करके देखिए, ये आपका ये जैसे यहाँ पे ग्रीस है, ये आपका ग्रीस या डस्ट बोलिए, तो इसके अराउंड आपका क्या बना लेगा, इसके अराउंड आपका एक स्फेरिकल जो है एग्रीगेट बन जाता है जिसको आप क्या बोलते हैं, मिशेल बोलते हैं। और ये जब सर्टेन अमाउंट्स ऑफ एक आप डालेंगे सोप वाटर में, तभी ये फॉर्म होगा। और इसमें क्या होगा, जो टेल है आपका ये इनवर्ट्स टेल, यानी ये आपका हाइड्रोफोबिक, और हाइड्रोफोबिक टेल यानी ग्रीस वाले रीजन जो कि डस्ट है उसमें डिसॉल्व होगा। और जो हेड है जो हाइड्रोफिलिक है वाटर लविंग, तो वो वाटर में डिसॉल्व होगा और एक सर्कुलर जो है स्फेरिकल एग्रीगेट्स फॉर्म हो जाएगा। अब क्लिनजिंग एक्शन की अगर हम बात करें कि मैकेनिज्म की, अब देखिए हाइड्रोफोबिक टेल है, ये आप देख सकते हैं ये सोप मॉलिक्यूल्स हैं, और ये आपका कोई कपड़ा है फाइब्रिक, और ये आपका क्या है, डर्ट है। ये आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक हो जाएगा वाटर लविंग। और ये आपका हो गया, ये लॉन्ग चेन जो है आपका ये हाइड्रोफोबिक, और ये किस में डिसॉल्व होगा, हाइड्रोफोबिक आपका जो डस्ट है, डर्ट है। फर्स्ट स्टेज में ये अटैचमेंट केवल होता है
कि ये हाइड्रोफिलिक आपका वाटर वाले रीजन से अटैच हो जाएगा और हाइड्रोफिलिक वाला आपका, सॉरी उल्टा हो गया, जो हाइड्रोफिलिक है आपका ये वाटर से होगा और हाइड्रोफोबिक आपका डट से। और स्टेज 2 में मिशेल का फॉर्मेशन होगा, जिसमें जो पोलर हेड है जो बेसिकली हाइड्रोफिलिक है ये टूवर्ड्स वाटर पॉइंट करेगा और जो नॉन पोलर टेल है हाइड्रोफोबिक वो टूवर्ड्स डट सेटल हो जाएगा। और ये जब पूरी तरह से मिल गए उसके बाद जैसे ही आप कपड़े को थोड़ा पटकते हैं तो आप देखते हैं जो डट है वो बाहर निकल जाती है। और ये बेसिकली क्या होता है, एमल्सिफिकेशन होता है एक प्रोसेस जिसके द्वारा जो भी डट है ना ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ड्रॉपलेट्स में टूट जाता है और जब आप कपड़े को थोड़ा भी पटकेंगे तो वो जो डट है वो निकल जाती है। ये पूरा प्रोसेस था। हमने क्या क्या डिस्कस किया कि हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होती है, दो टाइप हमने डिस्कस किया, कैसे उसको ट्रीट करें, और फिर सोप क्लींजिंग एक्शन की मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया। अब दो टर्म आप सुनते होंगे नीचे में, एक बायोलॉजिक्स और दूसरा है बायोसिमिलर्स। जैसे आपने जेनरिक मेडिसिन का कॉन्सेप्ट सुना होगा कि जो जेनरिक मेडिसिन है वो सस्ती आती है। तो आखिर क्यों आती है? क्योंकि जो एक्चुअल मेडिसिन होती हैं ये जेनरिक मेडिसिन उनका कॉपी होता है और ये तब बनाया जाता है जब एक्चुअल मेडिसिन जो भी कंपनी ने बनाई थी जब उसका पेटेंट एक्सपायर हो जाता है। तब ये आइडेंटिकल तो नहीं बनाते हैं जेनरिक मेडिसिन, हूबहू जो एक्चुअल वाली मेडिसिन थी, थोड़ा बहुत कंपोजिशन का इधर उधर हो जाता है लेकिन जो इफेक्ट है ना सेम रहता है। तो उसी प्रकार ये कॉन्सेप्ट है बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर्स का। अब वहाँ पे जो है आपका जेनरिक मेडिसिन में जो भी दवा बनाई जा रही थी वो बेसिकली केमिकल से बनाई जा रही थी, और यहाँ पे जो बायोलॉजिक्स है ना ये एक मेडिसिन है जिसको जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अब देखिए बायो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बायो मीन्स लिविंग, तो जो भी दवा बनेगी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनेगी, जैसे आपके बैक्टीरिया, ईस्ट, एनिमल सेल से। कुछ दवाएं जो मार्केट में मिलती हैं वो केमिकल से भी बनती हैं, जैसे एस्पिरिन आपने सुना होगा, तो क्या है कि केमिकल से मैन्युफैक्चर हुआ है। लेकिन जो बायोलॉजिक्स होती हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये बनती हैं और इनका जो नेचर होगा ना बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि ये हायर हो सकता है, हायर चेन ऑफ प्रोटीन से बनी हो, और इनको बनाने के लिए पूरा जो है कई ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज किया जाता है। क्योंकि कोई भी दवा मार्केट में आती है तो आप जानते हैं कि उसको काफ़ी ट्रायल किया जाता है डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जैसे चूहों पे, फिर उसको मार्केट में लाया जाता है और ये मेथड फिर क्या होगा, बहुत कॉस्टली हो जाएगा। अब इसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को मान लीजिए किसी कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग किया दवा, बैक्टीरिया से कोई दवा बनाई, अब उसको पेटेंट मिलेगा, कुछ टाइम बाद ये पेटेंट एक्सपायर हो जाएगा, फिर उसी दवा को जो है दूसरी कंपनियां बनाएंगी लेकिन सिमिलर नहीं रहेगा, एकदम सिमिलर नहीं रहेगा, जो इफेक्ट रहेगा वो सिमिलर रहेगा लेकिन आइडेंटिकल नहीं रहेगा, जो भी कंपोजिशन है जो भी थोड़ा बहुत हेर फेर करेंगे बस, लेकिन इफेक्ट सेम आएगा। तो ऐसी दवा को बोलेंगे बायोसिमिलर। अब यहाँ पे नाम भी देखिए, बायो मीन्स आ रहा है लिविंग, लिविंग जो दवा बनी थी और सिमिलर नेचर का रहेगा और ये कॉपीज रहती है और सेम जो भी रूट फॉलो किया है इन्होंने ना, लेकिन यहाँ पे पूरा ट्रायल नहीं होगा, थोड़ा बहुत ट्रायल होगा और ये सस्ता होगा क्योंकि यहाँ पे अब उस जिस रूट से इन्होंने दवा बनाई थी बायोलॉजिक्स के केस में उसी रूट से बना रहे हैं, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि दवा क्या होगी, जो इफेक्ट दे रही वही इफेक्ट देगी और ये फिर सस्ता हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंस नहीं लगा, ना तो आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ा, ना आपको ट्रायल करना पड़ा। तो ऐसे में क्या होगा, कॉस्ट कटिंग तो किया जाएगा ना, जब कॉस्ट कटिंग होगा तो आपका जो दवा है वो क्या मिलेगा, चीपर हो जाएगा। और इसी कॉन्सेप्ट पे आपका बेस्ड है जेनरिक मेडिसिन। आयरन ओर, उड़ीसा जो हमारे देश का है स्टेट है, यहाँ पे सबसे अधिक आयरन ओर का प्रोडक्शन किया जाता है। जितना भी इंडिया में टोटल आउटपुट्स हैं आयरन ओर का उसमें मोर देन 50% केवल उड़ीसा से ही आता है। और छत्तीसगढ़ में आपको बैलाडीला माइंस देखने को मिलेगा जहाँ से हाई ग्रेड का आयरन ओर देखने को मिलेगा। और कर्नाटक में जो बेल्लारी हॉट स्पॉट वाला रीजन है वो फेमस है आयरन ओर के लिए। आयरन ओर के जो टाइप्स हैं जैसे एक है हेमेटाइट Fe2O3, ये बेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर होता है और इसको ज़्यादातर यूज किया जाता है। लेकिन जो मैग्नेटाइट है Fe3O4, इसमें जो आयरन का कंटेंट होता है ज़्यादा होता है, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी ओर होता है ना
उसमें ऐसा जैसे ये आयरन का और हेमेटाइट है, इसका मतलब आयरन का जो भी और लाएंगे ना, तो हेमेटाइट तो हम बोल रहे हैं क्योंकि वो मेजॉरिटी में है। दूसरे भी जो है उसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, दूसरे भी एलिमेंट्स हो सकते हैं प्रेजेंट हो, जो बेसिकली क्या होंगे, मेजॉरिटी में नहीं है, ट्रेसेस में है। तो लेकिन जो ये मैग्नेटाइट है, इसमें करीब 70 से 75% आपको आयरन देखने को मिलता है। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ फिर 3 है ना, यहाँ 3, तो याद कर लीजिए कि जो आयरन इसमें ज़्यादा है, इसका मतलब इसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा है। टैकोनाइट भी एक आयरन का ओर है, लेकिन ये लो ग्रेड क्वालिटी का ओर है। और इंडिया का जो नेशनल स्टील पॉलिसी है 2017 का, इसके अकॉर्डिंग हमने ये टारगेट रखा है कि 2030-31 तक आते आते हम 300 मिलियन जो है स्टील का, 300 मिलियन टन स्टील का प्रोडक्शन कैपेसिटी हम अचीव कर लेंगे। कॉटन, कॉटन ब्लैक सॉइल में कल्टीवेट किया जाता है। और ब्लैक सॉइल आपको कहाँ मिले, देखने को मिलेगा, जो पेनिनसुलर इंडिया है ना, वहाँ पे देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो पेनिनसुला फॉर्म हुआ है, ये आपका वॉल्केनिक नेचर का है, और वॉल्केनिक नेचर होने के कारण यहाँ की सॉइल क्या है, ब्लैक है। इंडिया में चारों प्रकार की कॉटन स्पेसीज ग्रो की जाती है। आर्बोरियम, हर्बैसियम जिसको एशियन वैरायटी भी बोलते हैं, हिरसुतुम जो कि अमेरिकन अपलैंड में उगाई जाती है, एंड बारबाडेंस जो कि आपको इजिप्शियन कॉटन भी बोला जाता है, आपने सुना भी होगा। इंडिया में जो मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं, सबसे अधिक गुजरात में प्रोडक्शन होता है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र में, एंड देन तेलंगाना। गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हैं ताकि कॉटन के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए और ग्लोबल वर्ल्ड में, ग्लोबल मार्केट में कॉटन में कम्पिटिटिवनेस लाया जाए, ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जा सके। तो एक है कस्तूरी कॉटन भारत इनिशिएटिव, जिसके जरिए जो इंडियन कॉटन है ना, इसको ग्लोबल रिकॉग्निशन देने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा है मित्रा स्कीम, जिसके जरिए टेक्सटाइल पार्क बनाए जा रहे हैं। इसका मेन यही टारगेट है कि मॉडर्नाइज करना टेक्सटाइल फैसिलिटीज़ को और इसकी एफिशिएंसी को बूस्ट करना, ताकि कम्पिटिटिवनेस बढ़े इंडियन कॉटन की। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर काम करती है, और ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू है, जो बेसिकली जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, उस पर जो भी कॉटन प्रोक्योर करना होता है, ये एजेंसी उसको गवर्न करती है। कोपली रिवर, आपने सुना होगा, कोपली प्रोजेक्ट सुना होगा, काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है। तो जो कोपली रिवर है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है साउथ बैंक की। अब जैसे कोई भी रिवर आ रही है ना, जैसे ये रिवर जा रही है इस डायरेक्शन में, तो जो इस साइड से होगा इसको बोलेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, और इसको बोलेंगे लेफ्ट बैंक। अब ये कैसे होता है कि आप अपने आप को अज्यूम कर लीजिए यहाँ पे कि आप इस रिवर के साथ, जिस डायरेक्शन में रिवर मूव कर रही है, उसी डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं। अब आपके राइट में अगर कोई रिवर आके ज्वाइन कर रही है, तो उसको बोलेंगे आप, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इस रिवर की, और अगर लेफ्ट से आ रही है तो वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई। इस रिवर का ओरिजिन मेघालय प्लेट्यू, ये आप मेघालय वाला रीजन देख सकते हैं शिलोंग के पास, यहाँ पे इस रिवर का ओरिजिन होता है। उसके बाद ये इंटर कर जाती है असम प्लेट्यू वाले रीजन में, खासतौर से कार्बी एंगलोंग और नगांव प्लेट्यू वाले रीजन में, और यहाँ से होते हुए ये लेफ्ट बैंक्स में ये ब्रह्मपुत्र रिवर को ज्वाइन कर जाती है। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है, ये इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है, और ये दिया जाता है बेसिकली जो भी इंडियन लिटरेचर, जो भी पर्सन उसमें एक्सीलेंट वर्क करता है, उनको दिया जाता है। ये 23 भाषाओं में दिया जाता है। अब 23 भाषा, शेड्यूल 8 में आप जानते हैं कि 22 लैंग्वेज हैं, और एक लैंग्वेज है इंग्लिश, तो टोटल आपका कितना हो गया, 23 लैंग्वेज। 1961 में ज्ञानपीठ जो अवार्ड है, इसका जो है स्टार्ट किया गया था। इसको स्पॉन्सर कौन करता है, भारतीय ज्ञानपीठ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इस अवार्ड में आपको 11 लाख का कैश प्राइस मिलेगा, और एक ब्रांज स्टैचू मिलता है वाग देवी यानी गॉडेस सरस्वती, और एक साइटेशन मिलता है। अब बेसिकली कुछ लोग का क्वेश्चन होगा कि साइटेशन क्या होता है।
साइटेशन बेसिकली एक रेफरेंस होता है कि हाँ आपने ये वर्क किया जिसके लिए आपको अवार्ड मिल रहा है। इसमें केवल इंडियन सिटीजन और जो लिविंग हो यानी जिंदा हो जो ऑथर वही केवल एलिजिबल है। यानी ये ज्ञानपीठ अवार्ड एक ऐसा अवार्ड है जो मरणोपरांत नहीं दिया जाता। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो कि आपको याद रखना है। अगर आप यूपीएससी का एक एग्ज़ाम दे रहे हैं ना तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इवन दो स्टेट पीसीएस में भी पूछा जा सकता है यहाँ से रूल्स में। ये अवार्ड किसी भी इंडिविजुअल को पूरी लाइफ में एक बार ही दिया जा सकता है। अगर मान लीजिए आपने बहुत अच्छा काम किया इंडियन लिटरेचर में, खास तौर से इन 23 भाषाओं में, तो आपको ये अवार्ड अगर एक बार मिल गया तो आप पूरी लाइफ में आप कितना भी अच्छा काम करिए लिटरेचर में, आपको ज्ञानपीठ अवार्ड दोबारा नहीं मिलेगा। और ये किसी भी लैंग्वेज को अगर एक बार अवार्ड मिल गया, मान लीजिए इस साल हिंदी को ज्ञानपीठ अवार्ड मिल गया, तो अगले 2 साल के लिए हिंदी से संबंधित लिटरेचर इस अवार्ड के लिए नहीं कंसिडर किए जाएंगे। और किसी साल ये ज़रूरी नहीं है कि हर साल इस अवार्ड को दिया ही जाए। अगर किसी साल ऐसा लगता है कि जो भी लिटरेचर वर्क है किसी हर author सभी ऑथर का वो नहीं बढ़िया है, नहीं एक्सीलेंट, खरा नहीं उतर रहा है, तो उस टाइम पे इस अवार्ड को चाहे तो गवर्नमेंट ना दे। और इसके फर्स्ट रिसिपिएंट जी शंकर कुरूप थे जिनको मलयालम भाषा के लिए मिला था। इन्होंने मलयालम भाषा में एक बुक लिखी थी ओड़ाकुझल ओड़ाकुझल जो 1965 में इनको ये अवार्ड मिला। असम राइफल इंडिया की एक मात्र ऐसी पैरामिलिट्री फोर्स है जिसको जहाँ पे ड्यूल कंट्रोल स्ट्रक्चर है। यानी इस पैरामिलिट्री फोर्स को 2 मिनिस्ट्री कंट्रोल करती हैं। एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है और दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। असम राइफल 1835 में इफेक्ट में आया था एज अ, उस टाइम पे इसको बोला जाता था कैचर लेवी। इंडिया की ये ओल्डेस्ट सेंट्रल मेला पैरामिलिट्री फोर्स है। और जो भी नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है वहाँ पे जो इंसर्जेंसी होती है उसको ये काउंटर करते हैं। और दूसरा इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है उसको ये सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे म्यांमार आ गया है तो अब हम जान लेते हैं कि इंडिया का 4 स्टेट कौन सा है जो म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। ये आपके नॉर्थ टू साउथ हैं, ये याद कर लीजिए। क्रिएटर इकोनॉमी जिसको ऑरेंज इकोनॉमी भी बोलते हैं, ये एक ऐसी इकोनॉमी है जहाँ से जो भी रेवेन्यू जनरेट होती है बाय द मीन्स ऑफ डिजिटल मीडिया। और इस इकोनॉमी में जो भी इंडिविजुअल्स हैं, जैसे मैं हो गया ये लेक्चर बना रहा हूँ, कोई इन्फ्लुएंसर हो गया, कोई ब्लॉगर्स हो गया जो डिफरेंट प्लेसेस पे विजिट कर रहा है और उसको दिखा रहा है, कोई आर्टिस्ट हो गया, तो ऐसे लोग क्या करते हैं अपनी स्किल्स को सोशल मीडिया के द्वारा खासतौर से डिजिटल का यूज करके लोग लार्ज पॉपुलेशन को पहुंचाते हैं। और वहाँ पे क्या होगा, जब लार्ज पॉपुलेशन एंगेज करेगी तो ये अपनी स्किल्स को अपनी क्रिएटिविटी को ये मोनेटाइज कर देंगे बाय द यूज ऑफ सोशल मीडिया। जैसे यूट्यूब पे मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर यहाँ पे अच्छे सब्सक्राइबर हुए तो ये चैनल को मोनेटाइज किया जा सकता है। और ये डिजिटल कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ और ये एक टाइप का मेरा क्या हो जाएगा, ऑनलाइन बिजनेस हो जाएगा जहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये मैं आप कोई भी कर सकता है बाय द मीन्स ऑफ द डिजिटल मीडिया। अब इसका बेनिफिट क्या है, इंडिपेंडेंसी है। यानी जब आप चाहें तब अपनी वीडियो अपलोड करिए आप जैसी, और आपको क्या है आप अपनी स्किल के द्वारा आप रिवेन्यू भी जनरेट कर पाएंगे और आप एक अच्छा खासा ऑडियंस को इंगेज कर पाएंगे बाय द स्किल्स जो आपके पास है। और डाइवर्स कंटेंट टाइप्स, जैसे मैं एजुकेशनल प्रोवाइड कर रहा हूँ, कोई जो है इंटरटेनमेंट, कोई जो है आर्ट्स कैसे बनाया जाए, ठीक है, कोई एआई का कैसे सही इस्तेमाल किया जाए। तो डिफरेंट जो है डाइवर्स एरियाज हैं जिससे संबंधित क्रिएटर इकोनॉमी रन की जाती है। और इससे क्या होगा कि प्लेटफॉर्म मार्केट प्लेस का एक्सपेंशन होगा और लोगों में नए नए जो है करियर की अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी। और यहाँ पे इनोवेशन का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। जितना ज़्यादा आप इनोवेटिव चीज़ें करेंगे लोग उतना ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो दोस्तों आज का ये लेक्चर था। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, हार्डनेस ऑफ वाटर हमने देखा,
हमने देखा कि हार्डनेस ऑफ वाटर दो टाइप्स का होता है, टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। कैसे उनको रिलीव किया जाए, कैसे इस वाटर को ट्रीट किया जाता है, उसको हमने देखा। जो सोप होता है उससे हम कैसे जो है कपड़े को साफ करते हैं, क्या क्लींजिंग मैकेनिज्म होती है उसको डिस्कस किया। उसके बाद हमने क्या देखा, आपका पैरामिलिट्री फोर्स देखा। तो डिफरेंट टाइप के हमने चीज़ें आज देखी हैं, और आशा करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा चीज़ें। तो आप एक बार लेक्चर देखने के बाद लास्ट में ना, आप लेक्चर जब ख़त्म हो जाए तो आप 5 मिनट कोशिश किया करिए कि आपने क्या क्या पढ़ा उसको विजुअलाइज करने की कोशिश किया करिए। इससे क्या होगा कि आपके जो ब्रेन की जो सेल्स है ना वो एक्टिव होंगी, क्योंकि हम इतना रील देखते देखते हमारा माइंड क्या होता है, डेड जोन में चला जाता है, उसको हमको एक्टिव करना है। और इसके लिए हमको चीज़ों को विजुअलाइज करना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा।